दोस्तों, हाल ही में स्क्रीम 7 रिलीज हुई है, इसीलिए उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्क्रीम फ्रेंचाइज मतलब स्क्रीम 1 to 6 तक का रीकैप कर रहा हूं। 1996 की फिल्म स्क्रीम की शुरुआत हाई स्कूल स्टूडेंट केसी बेकर और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव की हत्या से होती है, जिसे रहस्यमयी गोस्टफेस किलर अंजाम देता है। उसी स्कूल की एक और स्टूडेंट सिडनी प्रेस्कॉट अभी भी 1 साल पहले अपनी मां मॉरीन की हत्या के सदमे से उबर नहीं पाई है, जिसका इल्जाम उसके प्रेमी कॉटन वियर पर लगा था। जैसे ही इन नई हत्याओं को कवर करने के लिए मीडिया का काफिला वुड्सबोरो शहर में उतरता है, सिडनी को अपने उस इमोशनल ट्रॉमा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस मीडिया पागलपन का एक बड़ा हिस्सा है रिपोर्टर गेल वेदर्ज, एक कोल्ड हार्टेड और बेहद महत्वाकांक्षी पत्रकार जो सबसे बड़ी स्टोरी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इस खूंखार किलर से शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं डिप्टी शेरिफ डुई रिले, जो बेहद दयालु लेकिन थोड़े भोले भाले है। सिडनी के दोस्तों में उसका बॉयफ्रेंड बिली लूमिस, उसकी बेस्ट फ्रेंड तातुम रिले, जो डुई की बहन है, तातुम का बॉयफ्रेंड स्टू मैकर और रैंडी मीक्स शामिल है। रैंडी एक सीधा सादा हॉरर मूवीज का दीवाना है, जो मशहूर फिल्मी किलर के पैटर्न और मोटिव्स बताता रहता है। सिडनी को जल्द ही किलर के फोन आने शुरू हो जाते हैं, जो उसे बहुत ज्यादा धमकाता है और परेशान करता है। अपने खूनी खेल के दौरान गोस्टफेस हाई स्कूल के प्रिंसिपल हेनरी को मार डालता है। फिर एक हाउस पार्टी में तातुम की हत्या कर देता है और डुई पर चाकू से हमला कर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। आखिरकार बिली लूमिस अपने बेस्ट फ्रेंड स्टू के साथ मिलकर खुद को किलर के रूप में रिवील करता है। उनकी प्लान सिडनी को मारकर सारी हत्याओं का ठीकरा उसके पिता पर फोड़ने की थी। बिली ये भी बताता है कि उसने ही 1 साल पहले सिडनी की मां मॉरीन को मारा था और कॉटन को फंसाया था, क्योंकि मॉरीन का बिली के पिता के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी अपनी मां घर छोड़कर चली गई थी। जैसे ही बिली सिडनी को मारने वाला होता है, गेल वहां आकर बीच बचाव करती है। सिडनी स्टू के सिर पर टीवी गिराकर उसे मार देती है और फिर गेल के साथ मिलकर बिली को गोली मार देती है। जैसे ही दोनों महिलाएं अपनी जीत का जश्न मनाती है, उन्हें पता चलता है कि डुई बच गया है, हालांकि उसकी नसों को स्थायी नुकसान पहुंचा है और वह लंगड़ाकर चलने लगा है। स्क्रीम 2 की शुरुआत स्टैब नाम की फिल्म के प्रीमियर से होती है, जो गेल वेदर्ज की किताब पर बनी है, जो वुड्सबोरो मसाकरे के ऊपर लिखी गई है। इस प्रीमियर में विंसर कॉलेज के स्टूडेंट्स मॉरीन और फिल की हत्या एक कॉपीकैट गोस्टफेस किलर कर देता है। सिडनी प्रेस्कॉट अब विंसर कॉलेज में पढ़ रही है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक नए गोस्टफेस की वापसी सब कुछ अस्तव्यस्त कर देती है। सिडनी के साथ कॉलेज में उसकी हाई स्कूल फ्रेंड रैंडी मीक्स, उसकी नई बेस्ट फ्रेंड हेली, नया बॉयफ्रेंड डेरेक फेल्डमैन और डेरेक का बेस्ट फ्रेंड मिकी भी पढ़ते हैं। कॉपीकैट किलर की खबर मिलते ही डुई रिले सिडनी की सुरक्षा के लिए विंसर कॉलेज पहुंच जाता है। गेल वेदर्स भी केस को कवर करने के लिए दूसरे रिपोर्टरों के साथ आती है और डेबी साल्ट नाम की एक पत्रकार से उसकी लगातार भिड़ंत होती है, जो असली केस और गेल की उसकी कवरेज दोनों से ही ऑब्सेस्ड है। कॉलेज में कॉटन वियर भी पहुंचता है। मॉरीन की हत्या से बरी होने के बाद वो मीडिया की सुर्खियों में आ गया है और उसे मीडिया में बने रहना पसंद आने लगा है और उसे उम्मीद है कि सिडनी डायने सॉयर को दिए जाने वाले एक नेशनल इंटरव्यू में उसके साथ बैठने को राजी हो जाएगी। रैंडी हॉरर फिल्मों और उनके सीक्वल्स के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके नए किलर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केस सुलझाने से पहले ही नए गोस्टफेस द्वारा उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सोरोरिटी गर्ल सीसी कूपर और सिडनी की बेस्ट फ्रेंड हेली की भी हत्या कर दी जाती है। गेल और डुई मिलकर केस सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान कोल्ड हार्टेड गेल का दिल पसीजने लगता है और वो डुई के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। यह प्रेम कहानी जल्द ही तब खत्म हो जाती है जब गोस्टफेस उन पर हमला करता है और डुई को बुरी तरह घायल कर देता है। अपने सभी दोस्तों को एक एक करके मरते देख सिडनी को शक होता है कि एक बार फिर उसका बॉयफ्रेंड ही इस सब के पीछे है, लेकिन आखिरकार सिडनी को पता चलता है कि डेरेक बिल्कुल निर्दोष है। मिकी डेरेक को बांधकर खुद को किलर के रूप में रिवील करता है। वो डेरेक को मार देता है और सिडनी के सामने अपनी मास्टर प्लान कबूल करता है। वो हत्याओं का सिलसिला चलाएगा, पकड़ा जाएगा और ट्रायल में ये कहकर बच जाएगा कि स्टैब जैसी हिंसक फिल्मों ने हत्या को सामान्य बना दिया है। फिर मिकी अपने साथी का खुलासा करता है, रिपोर्टर डेबी साल्ट, जो असल में बिली लूमिस की मां है और अपने बेटे की मौत का बदला सिडनी से लेना चाहती है। मिसेज लूमिस मिकी को मार देती है और सिडनी पर हमला कर देती है। वो हावी होने ही वाली होती है कि कॉटन वियर वहां आ जाता है। कॉटन मिसेज लूमिस की गर्दन में गोली मारता है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो मरी है, सिडनी उसके सिर में एक और गोली दाग देती है। फिल्म के खत्म होते होते पता चलता है कि डुई एक बार फिर गोस्टफेस से हुई भिड़ंत में बच गया है और घटना की रिपोर्टिंग करने के बजाय गेल उसके साथ एम्बुलेंस में जाने का फैसला करती है। जैसे ही रिपोर्टर सिडनी पर सवालों की बौछार करते हैं,
वो उनका ध्यान कॉटन की तरफ मोड़ देती है और उसे असली हीरो बताती है। और इस तरह कॉटन को वो शोहरत मिल जाती है जिसकी उसे तलब थी, और सिडनी को आखिरकार इस सबसे दूर निकलने का मौका मिलता है। स्क्रीम 3 में कॉटन वियर ने वो शोहरत हासिल कर ली है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। वो अपना खुद का टीवी शो 100% कॉटन होस्ट करता है। जब एक नया गोस्टफेस किलर उससे सिडनी प्रेस्कॉट के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगता है तो कॉटन देने से इनकार कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी जाती है। सिडनी प्रेस्कॉट अब एक शांत जीवन जी रही है। उसने अपना नाम बदल लिया है और एक ऑन कॉल क्राइसिस काउंसलर का काम कर रही है। जब सिडनी इस तरह एकांत में जी रही होती है, नया गोस्टफेस किलर उसे बाहर निकालने के लिए हत्याओं का सिलसिला शुरू कर देता है। हॉलीवुड में सिडनी की जिंदगी पर बनी फ्रेंचाइजी की नई फिल्म स्टैब 3 की शूटिंग चल रही होती है। डिटेक्टिव मार्क किंकेल गेल वेदर्ज को नए गोस्टफेस किलर को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाता है, जो स्टैब 3 के कलाकारों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। स्टैब 3 की मुख्य कास्ट में एंजेलिना टायलर सिडनी के रोल में, जेनिफर जोली गेल के रोल में, टॉम प्रिंज डुई के रोल में और टाइसन फॉक्स रैंडी के रोल में है। इसी सेट पर डुई रिले टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर काम कर रहा है। गेल की सफल जर्नलिज्म करियर के चलते उसका और गेल का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं अभी भी है। जेनिफर के घर पर डुई, गेल और स्टैब 3 की कास्ट जब अपनी मुसीबत पर चर्चा कर रहे होते हैं, किलर हमला कर देता है और टॉम को अंदर ही जिंदा जला देता है। जब सिडनी इस नए किलर को रोकने में मदद करने हॉलीवुड पहुंचती है, तो उनसे रैंडी मीक्स की बहन मार्था मिलती है। वो उन्हें रैंडी द्वारा अपनी मौत से पहले बनाई एक वीडियो दिखाती है, जिसमें वो चेतावनी देता है कि किसी ट्रायलॉजी की आखिरी फिल्म में किलर कितना खतरनाक हो सकता है। स्टैब 3 के डायरेक्टर रोमन ब्रिजर के बर्थडे पार्टी में गोस्टफेस किलर फिर से हमला करता है और एंजेलिना, टाइसन और जेनिफर को मार डालता है। किलर डिटेक्टिव किंकेड को बेहोश कर देता है और डुई व गेल को बांधकर सिडनी के सामने अपनी असली पहचान खोलता है। किलर असल में डायरेक्टर रोमन ब्रिजर ही है, जो सिडनी प्रेस्कॉट का लंबे समय से खोया हुआ सौतेला भाई निकलता है। रोमन का जन्म तब हुआ था जब मॉरीन प्रेस्कॉट के साथ हॉलीवुड करियर बनाने की कोशिश के दौरान एक सेक्सुअल असेल्ट हुई थी। 4 साल पहले जब रोमन ने मॉरीन से मिलने की कोशिश की तो उसने उसे ठुकरा दिया था। इससे गुस्सा होकर रोमन ने मॉरीन के सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को गुप्त रूप से फिल्मा लिया था, जिसमें कॉटन वियर और बिली लूमिस के पिता के साथ उसके संबंध भी शामिल थे। रोमन ने वो टेप्स बिली को दिखाए और उसे असली गोस्टफेस किलर बनने के लिए उकसाया था। और अब रोमन स्टैब 3 के कलाकारों की हत्याओं का ठीकरा सिडनी पर फोड़ना चाहता है। भाई बहन के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें आखिरकार सिडनी हावी हो जाती है। वो रोमन को 3 बार चाकू मारती है और फिर डुई उसके सिर में गोली मार देता है। फिल्म के खत्म होते होते डुई और गेल की सगाई हो जाती है और सिडनी को आखिरकार शांति मिलती है। कहानी आगे बढ़ती है। स्क्रीम 4 में असली वुड्सबोरो नरसंहार को 15 साल बीत चुके हैं और एक नया गोस्टफेस किलर शहर में आधमका है, जो लोकल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की हत्या कर रहा है। सिडनी प्रेस्कॉट अपनी नई किताब के प्रमोशनल टूर पर अपने होमटाउन लौटी है, लेकिन हत्याओं की इन्वेस्टिगेशन में फंस जाती है और जांच पूरी होने तक उसे वुड्सबोरो में ही रहना पड़ता है। वहीं डुई रिले, जो अब वुड्सबोरो का शेरिफ है, और उसकी टीम, जिसमें डिप्टी जूडी हिक्स भी है, नए किलर की जांच शुरू करती है। डुई की पत्नी गेल उसके मना करने के बावजूद फिर से रिपोर्टर मोड में आ जाती है और अपनी खुद की जांच करती है। हाई स्कूल के जिन स्टूडेंट्स को गोस्टफेस निशाना बना रहा है, उनमें सिडनी की कजिन जिल रॉबर्ट्स, जिल का धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेवर शेल्डन, उसकी पड़ोसन ओलिविया मॉरिस, बेस्ट फ्रेंड किर्बी रीड, हॉरर मूवी के शौकीन चार्ली वॉकर और रॉबी मर्सर शामिल है। गोस्टफेस ओलिविया को मार देता है, जिसके बाद ये सारे दोस्त किर्बी के घर पर इकट्ठा होते हैं। गोस्टफेस फिर जिल की मां केट को मार देता है और बाकी स्टूडेंट्स पर हमला बोल देता है। शराबी रॉबी मारा जाता है और फिर चार्ली खुद को किलर बताते हुए किर्बी की हत्या कर देता है। जैसे ही सिडनी अपनी कजिन को बचाने घर पहुंचती है, जिल खुद को गोस्टफेस किलर में से एक के रूप में रिवील करती है। चार्ली उसका साथी है। जिल बताती है कि उसे सबसे पहली वुड्सबोरो नरसंहार की सर्वाइवर सिडनी को मिली शोहरत से जलन थी और वो खुद भी वैसी ही फेम चाहती थी। जिल ट्रेवर को मारकर सारी हत्याओं का ठीकरा उस पर फोड़ती है और चार्ली को भी धोखा देकर मार डालती है, ताकि खुद अकेली सर्वाइवर बन सके। फिर जिल सिडनी पर चाकू से हमला करती है और खुद को भी हमले का शिकार बना लेती है, ताकि सबको ऐसा लगे कि उस पर भी अटैक हुआ है। डुई और हिक्स वहां पहुंचकर सिडनी और जिल को बचाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि जिल ही असली किलर है। अस्पताल में जिल को पता चलता है कि सिडनी बच गई है और वो उसे खत्म करने जाती है। डुई, हिक्स और गेल समय पर पहुंच जाते हैं और सिडनी को अपनी कजिन को गोली मारनी पड़ती है। और इस तरह
एक बार फिर सिडनी, डूई और गेल गोस्टफेस किलर को हराकर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। स्क्रीम 5 की कहानी मूल गोस्टफेस हत्याओं के 25 साल बाद शुरू होती है। सैम कारपेंटर नाम की एक युवती अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ अपने होमटाउन वुड्सबोरो लौटती है, जब उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन टारा पर एक नए गोस्टफेस किलर ने हमला किया है और उसे लगभग मार ही डाला था। सैम और टारा तब से अलग हो गए थे जब उनके माता पिता के तलाक के बाद ये राज खुला कि असली गोस्टफेस किलर बिली लूमिस, सैम का असली बायोलॉजिकल पिता है। सैम और रिची फिर टारा के हाई स्कूल फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस नए गोस्टफेस को बेनकाब करने और हराने की कोशिश करते हैं। इन दोस्तों में रैंडी मीक्स के जुड़वां भतीजे और भतीजी चाड और मिंडी, चाड की गर्लफ्रेंड लिव, टारा की बेस्ट फ्रेंड एम्बर और अब की शेरिफ, जूडी हिक्स का बेटा वेस हिक्स शामिल है। किलर को बेनकाब करने की कोशिश में सैम को बिली लूमिस के हेलुसिनेशन आने लगते हैं और उसे डर लगता है कि कहीं उसके अंदर भी वैसी ही बुराई तो नहीं है। नया गोस्टफेस लिव के एक्स बॉयफ्रेंड विंस को मार देता है, जो दूसरे असली गोस्टफेस स्टू मैकर का भतीजा निकलता है। फिर वो अस्पताल में सैम पर हमला करता है, लेकिन वो भाग निकलती है। ये समझते हुए कि किलर को रोकने के लिए उन्हें मदद चाहिए, सैम और उसके दोस्त डूई रिले को बुलाते हैं, जो अब पुलिस से रिटायर हो चुका है और उसका गेल से तलाक हो चुका है। डूई, गेल और सिडनी को नए किलर के बारे में आगाह करता है और सैम को रिची पर भरोसा न करने की चेतावनी देता है, क्योंकि अक्सर हीरोइन का बॉयफ्रेंड ही किलर होता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि पिछली बार का शिकार हुई किर्बी रीड असल में बच गई थी। वेस और जूडी हिक्स की उनके घर में हत्या के बाद गेल स्टोरी कवर करने शहर पहुंचती है और अपने एक से हिस्बैंड डूई से मिलती है। जब गोस्टफेस अस्पताल में टारा पर हमला करता है, तो डूई उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। डूई की मौत की खबर सुनकर सिडनी प्रेस्कॉट, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और एक फैमिली शुरू कर चुकी थी, वुड्सबोरो लौटने और गेल को सांत्वना देने का फैसला करती है। डूई की मौत से प्रेरित होकर दोनों महिलाएं नए किलर को हराने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाती है। शहर से भागने की कोशिश में सैम, टारा और रिची को टारा का इन्हेलर लेने एम्बर के घर रुकना पड़ता है। वहां उन्हें पता चलता है कि एम्बर वेस हिक्स की याद में एक पार्टी दे रही है और उसका घर असल में वही पुराना स्टू मैकर का घर है, जहां सिडनी का असली किलरों से सामना हुआ था। नया गोस्टफेस पार्टी में आकर चाड और मिंडी पर हमला करता है। सबके एक साथ इकट्ठा होने पर एम्बर, लिव को गोली मारकर खुद को पहले गोस्टफेस किलर के रूप में रिवील करती है। सिडनी और गेल मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन रिची भी दूसरा गोस्टफेस किलर बनकर सामने आ जाता है। दोनों किलर सैम, सिडनी और गेल को पकड़ लेते हैं और अपना मकसद बताते हैं। रिची और एम्बर असल में स्टैब फिल्म सीरीज के दीवाने थे, लेकिन हालिया फिल्मों की दिशा से नाराज थे। मतलब उन्हें हाल ही के कुछ स्टैब फिल्म्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनकी प्लान थी कि असली वुड्सबोरो मसाकरे के सर्वाइवर्स को वापस शहर बुलाकर नए किलरों से भिड़ाया जाए ताकि स्टैब के रिबूट के लिए नई कहानी तैयार हो सके। क्योंकि सैम पहले के गोस्टफेस बिली की बेटी थी, इसीलिए वो सबको मारने के बाद सैम को गोस्टफेस के रूप में फंसाने वाले थे। घायल टारा रिची और एम्बर को हमला करके बाकी सबको आजाद कराती है। गेल और टारा एम्बर को मार देती है, जबकि सैम अपने पिता बिली की विरासत को अपनाते हुए रिची की हत्या कर देती है। नए किलरों के मरने के बाद चाड और मिंडी के बचने का पता चलता है। गेल इस बार नए किलरों के बारे में न लिखकर डूई को श्रद्धांजलि लिखती है। फिल्म के अंत में सैम और टारा दोनों बहनों के बीच का बंधन पहले से मजबूत हो जाता है। स्क्रीम 6 में 1 साल बीत चुका है और कारपेंटर बहनें न्यूयॉर्क शहर आ गई है, जहां सैम अपनी छोटी बहन टारा पर नजर रखती है, जो अब कॉलेज जा रही है। न्यूयॉर्क में चाड और मिंडी भी है, जिन्होंने अपने सर्वाइवर ग्रुप को कोर 4 का नाम दिया है। दुर्भाग्य से सैम को इस कोर 4 के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से परेशान है कि वो असल में नए वुड्सबोरो नरसंहार की मास्टरमाइंड थी। जैसे जैसे कोर 4 अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता है, जिसमें सैम का बॉयफ्रेंड डैनी, टारा की रूममेट क्विन, मिंडी की गर्लफ्रेंड अनिका और चाद का रूममेट ईथन शामिल है, एक नया गोस्टफेस सामने आता है। वो एक कॉपीकैट किलर को मार देता है और जांच कर रही पुलिस के लिए सैम का आईडी कार्ड और रिची का मास्क छोड़ जाता है। क्विन के पिता डिटेक्टिव बेली सैम को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन जाते वक्त सैम और उसके दोस्तों पर नए गोस्टफेस का हमला होता है, जो बेगुनाह लोगों को मार डालता है और 2011 के नरसंहार में जिल का पहना हुआ गोस्टफेस मास्क छोड़ जाता है। पुलिस स्टेशन में सैम की मुलाकात किर्बी रीड से होती है, जो अपने उस मौत के अनुभव के बाद FBI एजेंट बन गई है। गेल वेदर्स भी न्यूयॉर्क आती है, हालांकि कोर 4 के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण है, क्योंकि उसने उनकी कहानी को अपनी नई किताब में इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद गेल नए गोस्टफेस को हराने में मदद करने की इच्छा जताती है और बताती है कि सिडनी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए छिप गई है। जब सैम पुलिस स्टेशन में होती है,
गोस्टफेस उसके थेरेपिस्ट को मारकर उसकी फाइल चुरा लेता है और रोमन ब्रिजर का मास्क छोड़ जाता है। फिर गोस्टफेस सैम और उसके दोस्तों पर हमला करता है, क्विन को बुरी तरह घायल करता है और अनिका की हत्या कर देता है। डैनी बाकियों को भागने में मदद करता है। भागते वक्त गोस्टफेस मिकी और मिसेज लूमिस के पहने हुए मास्क छोड़ जाता है। गोस्टफेस फिर गेल पर हमला करता है, उसके नए बॉयफ्रेंड को मार डालता है और खुद गेल को बुरी तरह घायल कर देता है। सैम और टारा समय पर पहुंचकर गेल की जान बचाते हैं। अस्पताल में भर्ती गेल कारपेंटर बहनों को एक थिएटर के बारे में बताती है जो उसने खोजा है। वहां नया गोस्टफेस पिछले सभी नरसंहारों के सबूतों से भरा एक तीर्थ बना रहा है। जब सब लोग किलर को बेनकाब करने थिएटर पहुंचते हैं, मिंडी पर बुरी तरह हमला होता है। थिएटर में किर्बी उनकी मदद को आती है, लेकिन दुर्भाग्य से सब अंदर बंद हो जाते हैं। दो अलग अलग गोस्टफेस किलर सामने आते हैं, जिनमें से एक चार्ड पर हमला करता है। किर्बी किलरों को रोकने की कोशिश करती है कि डिटेक्टिव बेली आकर उन्हें गोली मार देता है और खुद को तीसरा गोस्टफेस किलर बताता है। बाकी दो किलर उसके छुपे हुए बच्चे ईथन और क्विन है, जिसने अपनी मौत का नाटक रचा था। डिटेक्टिव बेली बताता है कि वो अपने बड़े बेटे रिची का बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने ईथन और क्विन को सैम की जिंदगी में घुसपैठ कराई ताकि वो उसे मार सकें। कारपेंटर बहनें एकजुट होकर ईथन और क्विन को मार देती है। सैम अपने पिता बिली की असली गोस्टफेस कॉस्ट्यूम पहनकर डिटेक्टिव बेली का सामना करती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। जब ईथन के अभी भी जिंदा होने का पता चलता है, तो घायल किर्बी स्टू को मारने वाले टीवी सेट का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देती है। फिल्म के अंत में चार्ड और मिंडी के एक बार फिर बच जाने का पता चलता है, जिसका मतलब है कि कोर 4 अभी भी बरकरार है। फिर सैम अपने पिता की गोस्टफेस विरासत को त्याग कर अपनी बहन टारा के साथ अपने अतीत से शांति और भविष्य में आत्मविश्वास के साथ जीने का फैसला करती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।